Hello everyone. In this video, we'll understand the poem Elegy written in a country churchyard. And this poem is written by Thomas Gray. As always, before starting with the poem, let us know more about the poet. Thomas Gray was an English poet born in 1716. He was an extremely self-critical writer who published only 13 poems in his lifetime. Yet he was a dominant poetic figure in the mid 18th century. और ये जो पोएट थे थॉमस ग्रे वो एक प्रॉस्परस रिच फैमिली को बिलोंग करते थे बट स्टिल ही वॉज वेरी अनहैप्पी. ही वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द 12 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स. और उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही क्रोध स्वभाव वाले व्यक्ति थे. एंड हिज मदर वॉज नथिंग बट अ सफरिंग लेडी. और अगर उनके नेचर की बात करें तो थॉमस ग्रे वॉज अ वेरी डेलिकेट, pensive and studious child. This was a brief introduction about the poet. Now let us discuss the poem. Elegy written in a country churchyard. An elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. इसका मतलब होता है कि एलिजी एक शोक व्यक्त करने के लिखी गई कविता होती है. The curfew tolls the knell of parting day. The lowering herd went slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. यहाँ पे द कर्फ्यू वो एक घंटी होती है जो शाम के समय किसी भी चर्च में बजाई जाती है. और जो सेकंड चीज़ है इसमें वो है नेल. नेल वो साउंड होता है जब किसी की मृत्यु की सूचना देने के लिए वो घंटी बजाई जाती है चर्च के अंदर. सो हेयर दिस लाइन द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे. इसका मतलब है जो गिरजे में जो घंटी होती है शाम के समय जब वो बजती है तो वो ये सूचना देती है कि अब वो दिन समाप्त हो रहा है. द लोवरिंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली. तो लोवरिंग हर्ड होता है जो पशु आवाज़ करते हुए वहाँ पे जो घास चर रहे होंगे. विंट मतलब वापस लौट रहे हैं. ली मतलब घास का मैदान. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आवाज़ें लगाते हुए वो जो पशु हैं वो धीरे धीरे चारा घास से वापस लौट रहे हैं. द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे. तो जो थका हुआ किसान है वो भी धीरे धीरे अपने घर के रास्ते की तरफ चला जा रहा है. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और वो संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़कर चला गया है. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड्स. तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि अब शाम हो रही है तो सब जगह अंधेरा छाता जा रहा है. और जो लैंडस्केप है मतलब कि जो आसपास की जो धरती का दृश्य है वो भी अब दिखाई देना बंद हो रहा है. और जो पूरे आसपास में जो उनकी जगह है या जो वातावरण है उसमें एक गंभीर खामोशी छा रही है. सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट एंड ड्राउजी ट्विंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स. तो जैसे ही शाम होती है हर जगह अंधेरा छाने लग जाता है बट उस टाइम पे जो सभी आवाज़ें वो एकदम से बंद हो जाती है. बट कुछ आवाज़ें जैसे कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज़ें अभी तक भी वहाँ पे सुनाई दे रही हैं. और इन इंसेक्ट्स की आवाज़ के साथ साथ कुछ जो पशु हैं उनके गले में जो घंटी वगैरह बंधी होती है उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं. और इन घंटियों की आवाज़ ऐसा लगता है जैसे कि वो खेतों को लोरी गा के सुना रही हैं. सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign. यहाँ पे सेव का मतलब है किसी चीज़ के अतिरिक्त या फिर किसी चीज़ के अलावा. एंड यॉन्डर मीन्स किसी चीज़ के सामने. आईवी मेंटल टावर मीन्स एक आईवी एक बेल होती है जैसे जो लौकी की बेल है उस टाइप से. तो उससे ढका हुआ कोई टावर है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है. मोपिंग आउल मीन्स दैट बर्ड इज सैड. तो इन लाइन्स में कहा गया है कि उस जगह के अतिरिक्त सभी तरफ सिर्फ खामोशी छाई हुई है. जहाँ उस बेल से ढके हुए मीनार के ऊपर एक उदास उल्लू बैठा हुआ है. और वो उदास इसलिए है क्योंकि लोग उसकी शांति को भंग कर रहे हैं. और इन्हीं लोगों के खिलाफ वो जो उल्लू है वो शिकायत कर रहा है चांद से. बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड. रग्ड मतलब जो अब खुरदरा हो चुका है उसको हम रग्ड कहते हैं. तो जो पेड़ है उनके तने जो एक टाइप का पेड़ होता है और उसके जो अब उसकी जो ट्रंक है वो खुरदरी हो चुकी है, रग्ड हो चुकी है. बट ये जो पेड़ होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं. बेशक से इसका जो नीचे से जो तना होता है वो सूख जाता है बट थ्रू आउट द ईयर ये लोग ग्रीन रहते हैं. तो उन्हीं पेड़ों की छाँव के नीचे
मिट्टी कुछ पड़ी है और उसके ऊपर हरी भरी घास सांसें ले रही है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शायद जो हवा चल रही है उसकी वजह से वो जो ग्रास है उन मिट्टी के ऊपर वो इधर उधर हिल रही है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। और उसी जगह पे वहाँ जो जो गाँव है या फिर जो बस्ती की वो लोग बात कर रहे हैं, वहाँ के सीधे साधे पूर्वज अपनी अपनी जो जो उनकी कोठरी है, मतलब कि जो उनकी कब्रें हैं, उनमें वो सादे तरीके से लेटे हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड। अब जो सुबह के समय जो हवा चलती है वो सुगंध भरी होती है, वो बहुत ही महकाने वाली होती है। मॉर्न हेयर इज़ द टर्म फॉर मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जो हवा चलती है वो ऐसा लगता है कि मान लो वो अपने सांसों में से सुगंध छोड़ रही है। दी स्वेलो, या मतलब जो चिड़िया होती हैं वो अपने तिनके से बनाए हुए घर में से या घोंसले में से चहचहा रही होती हैं। दी कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। तो चिड़ियाओं का चहचहाना या फिर जो मुर्गा होता है उसकी आवाज़ वहाँ पे, और ना ही जो शंख की आवाज़ होती है, वो कोई भी चीज़ इनमें से उन लोगों को उनकी ग्रेव से नहीं उठा सकती। यहाँ पे लोली बेड का मतलब है अब जो वो लोग हैं अब वो विनम्र हो चुके हैं, अब उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं रहा है, तो दैट काइंड ऑफ स्लीप दे आर हैविंग। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न और क्लाइंब हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर। यहाँ पे देम रेफ़र करता है उन लोगों को, उन पूर्वजों को जो कि अब अपनी कब्रों में सो रहे हैं। तो अब उनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, मतलब कि कोई खाना नहीं बनेगा, और ना ही उनके लिए जो बिज़ी हाउस वाइफ्स हैं उनकी शाम के समय उनके लिए खाना पकाएंगी। उनकी चिंता से अब वो मुक्त हो चुकी हैं, और ना ही जो बच्चे हैं वो अपने फादर का अब इंतज़ार करेंगे। जैसे कि पहले उनके जब फादर घर आते होंगे तो जो बच्चे हैं वो उनमें कंपटीशन होता था कि सबसे पहले दौड़ के वो अपने फादर के पास जाएंगे एंड हु विल किस हिम फर्स्ट। तो ऐसा भी अब कुछ नहीं होगा उनके लिए। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, देयर फरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक। यहाँ पे जो पोएट हैं वो जो पूर्वज जो अभी अपनी ग्रेव में लेटे हैं उनके नेचर के बारे में बात करते हैं कि जब वो जिंदा थे तब उनके साथ कैसा होता था। तो जब वो लोग अपने खेतों में फसल काटने के लिए जाते थे, ग्लीब हेयर मीन्स फार्म या फिर जो फील्ड है उन लोगों की, तो उनकी सिकल मतलब उनकी दराती जो होती है उसके सामने जो फसल है, जो पकी हुई फसल है, वो भी अपना सिर झुका देती थी, मतलब कहने का कि दे वर फार्मर्स। और उनका जो हल है मतलब फरो है, वो भी जो कठोर धरती होती है उसको भी चीर कर निकल जाता था। हाउ जोकंट डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। तो वो किसान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे जब वो अपने खेतों में अपनी बैलों को जोड़े को हाका करते थे, और जो पेड़ हैं उनको ऐसा लगता था कि वो भी उनकी कुल्हाड़ी के सामने झुक जाते थे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। तो जो एम्बिशियस या फिर जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनको चाहिए कि वे उन लोगों के कठोर परिश्रम भरे जीवन का और उनके सीधे साधे मनोरंजनों का या फिर उनके गुमनाम भाग्य का मजाक न उड़ाएं। नॉर ग्रैंड्योर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। और ना ही ऐसे लोग जो कि बहुत अमीर होते हैं और जिन्होंने अपना जो लाइफ है बहुत ही शानदार तरीके से बिताई है, वो भी नहीं चाहते कि उन गरीब लोगों के जो साधारण सा जो जीवन है उनकी कहानियाँ सुनकर वो लोग बहुत ही अजीब या फिर घृणापूर्ण ढंग से मुस्कुराएं। द बोस्ट ऑफ heraldry, द pomp ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave। heraldry मीन्स जो फैमिली सिम्बल्स होते हैं, जो बहुत ही रिच अल्ट्रा रिच फैमिलीज होती है उनके कुछ फैमिली सिम्बल्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि उस चीज़ का उन्हें ऊंचे वंश वाले लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए। देन दी पोएट सेज दी पॉम्प ऑफ पावर, मतलब शक्ति या फिर सत्ता के साथ आने वाली जो ठाट बाट है, जो आपको प्रिविलेजेस मिलती है। देन ही टॉक्स अबाउट ब्यूटी एंड एट लास्ट वेल्थ। इन सब चीज़ों से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है उनका अंत कभी ना कभी हो जाना है, तो ये सब चीज़ें एक टाइम पे अपने अंत की, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही होती है। लास्ट में जो पोएट है वो कहते हैं कि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, सभी एक ही तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो क्या, जो शानबान की जो सभी राहें हैं वो सिर्फ कब्र की तरफ बढ़ रही होती है।
nor you, ye proud, impute to these default. इन दीज लाइन्स जो पोएट है वो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं जो कि बहुत ही एरोगेंट है, जो बड़े बड़े अभिमानी लोग हैं। तो ये दोष बड़े लोगों को नहीं निकालना चाहिए कि अगर जो दूसरे लोग हैं उनकी जो कब्रों पर कोई स्मारक नहीं बनाए गए हैं और उनकी कब्रें ऐसी जगह पर है जहाँ पर चर्च का जो हॉल है या उसके जो मीनार है, जो गुंबद है, उससे उठती हुई जो आवाज़ें हैं संगीत की, जो भी चर्च के अंदर बजता होगा, वो वहाँ तक पहुँचती है। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल दी फ्लीटिंग ब्रेथ। तो यहाँ पे पोएट है वो कह रहे हैं कि स्टोरेड अर्न्स मतलब वो अस्थि कलश जिनके ऊपर जो मृतक है उसके जीवन के बारे में सब कुछ लिखा होता है, या फिर ऐसी मूर्तियाँ जो ऐसा लग रहा है कि मान लो वो बिल्कुल सजीव है, उनमें लाइफ है, तो ऐसी चीज़ें भी उन मुर्दों को, उन मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक दी साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सो दी डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। इट इज़ सेड दैट क्या कोई जो सम्मान भरे शब्द या जो प्रेज हम करते हैं उस व्यक्ति के लिए, वो उस मिट्टी को प्रेरित कर सकते हैं क्या, या फिर कुछ चापलूसी भरे शब्द भी हम बोलेंगे उन लोगों के जो मर चुके हैं उनके कानों में, तो क्या वो उनको अब खुश कर सकते हैं। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed or waked to ecstasy the living lyre। तो ये जगह जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, शायद उसके ऊपर कोई ऐसा भी दिल पड़ा हो जो कभी बहुत ज़्यादा अद्भुत उत्साह से भरा होता था। यहाँ ऐसे व्यक्ति भी पड़े हो सकते हैं या फिर जिनको दफनाया गया हो सकता है, जिन्होंने कभी बहुत ज़्यादा साम्राज्य को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, या फिर ऐसे महान लोग भी हो सकते हैं जो यहाँ दफनाए गए हो, जिन्होंने अपने म्यूज़िक से बिल्कुल चीज़ों में जान डाल दी थी या फिर सजीव कर दिया था उन चीज़ों को। फायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हिंदी में वीणा कहते हैं। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज rich with the spoils of time did never unroll. Chill penury repressed their noble rage and froze their genial current of the soul. यहाँ पे नॉलेज रेफ़र करता है जो ज्ञान की देवी होती है, मतलब कि सरस्वती माँ को रेफ़र करता है यहाँ पे। तो पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन सब के बाद भी सरस्वती माँ ने उन्हें अपना जो लिखा हुआ उनका जो ज्ञान होता है उसके पेजेस उनके आगे, जो वो युगों युगों से लिखती हुई आ रही हैं, उनके आगे कभी खोलकर नहीं दिखाई। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सेरीन द डार्क अनफेथॉर्म्ड केव्स ऑफ ओशन बीट। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। तो जो बहुत ज़्यादा चमकने वाले शुद्ध जो रत्न होते, जो मोती वगैरह होते हैं, वो हमेशा समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराइयों में मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे फूल भी होते हैं जो कि लोगों के देखने में नहीं आते, उनको दिखाई नहीं देते, और फिर भी वो उनकी खुशबू से, जो बेकार से जो जगहें होती है उनसे अपनी खुशबू से उनको महकाते रहते हैं। Some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood. Some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इन कब्रों में कोई ऐसा हैम्पडन पड़ा हो जो अपने खेतों को अत्याचारी जमींदार से मुक्त करवाने के लिए निडरता से खड़ा हो गया हो। हैम्पडन यहाँ पे जॉन हैम्पडन को रेफर करके कहा गया है। जॉन हैम्पडन वॉज फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही वॉज अ फेमस फ्रीडम फाइटर। हैम्पडन ने एक किंग थे वहाँ के, चार्ल्स वन, उनकी जो नीतियाँ थी, उनके जो रूल्स वगैरह वो बनाते थे, उनका वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होती थी, बहुत ज़्यादा अत्याचारी होती थी वो नीतियाँ उनकी, तो उनका बहुत ही निडरता से विरोध किया था। हो सकता है कि यहाँ कोई गुमनाम मिल्टन भी पड़ा हुआ हो। मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। यहाँ कोई क्रोमवेल पड़ा हो जिस पर अपने देश का रक्त बहाने का कोई दोष ना हो। क्रोमवेल उस समय का एक बहुत ही निर्दयी और जो सत्ता पाने के लिए लालची इंसान होता है, उस टाइप का स्टेट्समैन था। द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड the threats of pain and ruin to despise. Scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eye. अपने भाषण को सुनती हुई मंत्री सभा से तालियां और प्रशंसा प्राप्त करना और पीड़ा और विनाश संबंधी धमकियों की परवाह न करना,
समृद्धि लाकर देश को खुशहाल बनाना और देश की आंखों में अपने इतिहास को पढ़ना, मतलब अपने देश के लिए इतिहास रचना, ये सब उनके भाग्य में नहीं लिखा था। Their lot forbade, nor circumscribed alone, their growing virtues but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. इसमें जो पोएट हैं वो इनके भाग्य को कोस रहे हैं, क्योंकि भाग्य ने ही न केवल उनके जो अच्छाई है, उनके गुण है, उनको उभरने से रोका है, के साथ साथ उनके अपराधों को भी कैद करके रखा है। यहाँ गांव के जो गरीब निर्धन परिवार थे या जो पूर्वज थे, उनके भाग्य की बात की जा रही है कि उनके भाग्य ने अगर उनको बड़े बड़े अच्छे से काम करने के लिए नहीं मौके दिए, तो उसके साथ साथ उनके भाग्य में बुरे कामों की बदनामी भी नहीं लिखी थी। उनके भाग्य ने उन लोगों के रक्त में से चलकर सिंहासन तक पहुँचने से और मानवता के लिए दया के द्वार बंद करने से वंचित किए रखा। The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenuous shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse flame. इन लाइंस में फिर से जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि उन निर्धन जो पूर्वज थे गांव के, उन्हें भाग्य ने कैसे अफेक्ट किया, कैसे भाग्य ने उन्हें और बातों से भी दूर रखा। तो यहाँ पे 3 बातें और कही गई हैं जैसे कि भाग्य ने उन्हें चीज़ों से दूर रखा। पहली चीज़ है सच को दबाकर रखना, इसे बोलने का साहस न करने की पीड़ा या तकलीफ़ को सहन करना। अक्सर जो बड़े लोग होते हैं वो सच को छुपा कर रखते हैं, इस वजह से उनका मन पीड़ित होता है। चीज़ ये है कि कोई भी आसानी से या फिर सरल भाव से हुए किसी भी बेकार काम या बुरे काम को दबाए रखना और इसे स्वीकार न करना। दूसरी चीज़ है ऐश्वर्य और अभिमान के मंदिरों में काव्य रूपी धूप के ढेर लगाना। ये है कि जो बहुत ज़्यादा रिच या फिर धनी या अभिमानी लोग होते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा में कविताएं लिखना। सब चीज़ों से भाग्य ने इन गरीब लोगों को दूर रखा है। Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. Along the cool, sequestered vale of life, they kept the noiseless tenor of their way. जो गरीब लोग होते हैं वो शहरों की पागल कर देने वाली भीड़ और वहाँ के जो झंझटों से बहुत दूर रहते हैं, और उनकी छोटी छोटी और बहुत ही सरल इच्छाओं ने कभी उन्हें बुरे रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। और गरीब लोग अपनी जो जीवन के रूप में जो शांति है और जो उनकी एकांत घाटी है, उसमें निश्चित मार्ग पर वो हमेशा अपना काम करते हुए चले जाते हैं। Yet even these bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked, implores the passing tribute of a sigh. फिर भी इन सीधे साधे निर्धन ग्रामीण पूर्वजों की जो अस्थियां हैं, उनको अनादर से बचाने के लिए उनके समीप एक साधारण सा स्मारक बनाया गया है और उस स्मारक के ऊपर टूटी फूटी कविता भी लिखी हुई है, बहुत ही बेढंग से तराशी हुई है। स्मारक देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जो आसपास से लोग गुजर रहे होते हैं उनको ये प्रार्थना कर रहा हो। ये स्मारक उन लोगों से प्रार्थना कर रहा है कि वो उन्हें कुछ क्षण भर तक ही सही पर श्रद्धांजलि प्रदान करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं को ही हमेशा याद रखा जाना चाहिए मृत्यु के बाद भी, पर जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनमें भी ये इच्छा होती है कि मरने के बाद भी उन्हें कोई याद रखे या फिर उन्हें श्रद्धांजलि दे। Their name, their ears, spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews, that teach the rustic moralist to die. स्मारक पर लिखी हुई अनपढ़ लोगों की टूटी फूटी कविता में उनके जीवन काल और उनके रहने और उनके मरने की जो जगह होती है उन सब के बारे में बताया गया है। और उस कविता के अंदर जो बाइबल होती है उसके अनेक जो उसमें जो पवित्र बातें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों से वो कविता भरी हुई है। और बाइबल की जो टीचिंग्स है, जो उस कविता में जिनका वर्णन किया गया है, वो ये शिक्षा देती हैं कि एक अच्छे व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए। फॉर हू टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड, लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट्स ऑफ द चेयरफुल डे, nor cast one lingering look behind. इन लाइंस में पोएट बताते हैं कि जो गांव के गरीब लोग हैं
उनकी कब्रों पर भी छोटे छोटे स्मारक क्यों बनाए गए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मरने के बाद उन लोगों को भुला दिया जाए। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने, जब जीवन में सब कुछ हम छोड़ छाड़ कर जाते हैं, जो सुख होते हैं जीवन के, उस चारदीवारी को छोड़कर जब हम जाते हैं तो ललचाई निगाहों से रुक रुक कर क्यों नहीं देखा होगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। On some fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes lives their wanted fires. तो जब लोग मर जाते हैं या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी जो बिछड़ती हुई आत्मा है वो भी किसी प्यार भरे दिल का सहारा चाहती है। और बंद हो रही आंखें, मतलब कि जब व्यक्ति मर रहा होता है वो भी कुछ सच्चे आंसुओं की आशा करता है। और नेचर और आत्मा की यह आवाज़ कब्र में से भी आती रहती है कि मरने के बाद भी व्यक्ति की यह इच्छा बनी रहती है। फॉर दी who mindful of the unhonored dead dost in these lines their artless tale relate. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. अब इन लाइंस में जो पोएट है वो खुद से बातें कर रहे हैं। वो खुद से कह रहे हैं कि अरे तुम जो गुमनाम मृतकों के संबंध में इतना सोच रहे हो और इनके बारे में सीधी सादी कहानी सुना रहे हो सकता है कि तुम्हारे मरने के बाद भी इसी तरह कोई व्यक्ति जो कि तुम्हारे जैसा ही हो तुम्हारे बारे में जानने के लिए भी उत्सुक हो। और ऐसा कब हो सकता है कि जब वो अकेले में सोचता हुआ इधर जो चर्च बना हुआ है उसके कब्रिस्तान की तरफ आ जाए। Haply some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. अब इन लाइंस में जो कवि हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं, वो एक पॉसिबिलिटी सोच के देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति एक देहाती से उनके बारे में पूछेगा। तो शायद कोई सफ़ेद बालों वाला देहाती यह कहेगा कि हम उसे प्रभात की पहली किरण निकलने पर ओस के कणों के ऊपर तेज़ तेज़ चलते हुए और सूर्य या फिर सूरज से मिलने के लिए उस ऊंचे घास के मैदान की तरफ जाते हुए देखा करते थे। ऐसा कोई देहाती या फिर सिंपल पर्सन पोएट के बारे में कहेगा। There at the foot of yonder nodding beech that wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch, and pour upon the brook that babbles by. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वहाँ एक सफ़ेदे का पेड़ है जो कि बहुत पुराना हो चुका है और उसकी जो ऊपर की जो बहुत जड़ें जब बड़ी हो जाती हैं और ऊपर से भी जो टहनियाँ वो नीचे लटकने लगती हैं और वो लटकती हुई शाखाएं आपस में लिपटी हुई हैं। तो वहाँ उस सफ़ेदे के पेड़ के पास झूमते हुए वे अपने बेजान जैसे शरीर को दोपहर के समय पूरी लंबाई में फैलाकर उसके नीचे लेट जाते थे और पास में एक जो नाला बह रहा था उसके वो गौर से देखते थे। Hard by yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping woeful wan, like one forlorn, or crazed with care, or crossed in hopeless love. उस जंगल के पास भटकते हुए वह कभी ऐसी मुस्कुराहट भर लेते थे जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा हो गई हो, और कभी वो अपनी बेलगाम कल्पनाओं में बड़बड़ाने लगता और कभी एक उदास अकेले व्यक्ति के जैसे उदासीन हो जाते, दुख से भरा और पीला पड़ा दिखाई देता, उन्हें चिंता में पागल हुआ सा दिखाई देता या फिर निराशापूर्ण प्यार में कटा हुआ सा लगता। One morn I missed him on the accustomed hill, along the heath and near his favourite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. अब ये सब लाइंस जो है पोएट के बारे में कही जा रही है, जो कि एक देहाती के पर्सपेक्टिव से, कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में क्या बोला चाहता। एक दिन वह मुझे अपनी प्रतिदिन दिखने वाली जो पहाड़ी है उस पर दिखाई नहीं दिया,
और ना ही उस झाड़ीदार मैदान में और ना ही अपने जो फेवरेट पेड़, जो प्रिय पेड़ है, उसके समीप दिखलाई दिए। दूसरा दिन भी आ गया और फिर भी वो मुझे ना तो नाले के पास दिखाई दिए और ना ही घास के मैदान की तरफ जाते हुए नज़र आए, और ना ही कहीं वे उस जंगल के पास दिखाई दिए। The next with dirges, due in sad array, slow through the church way path we saw him borne. Approach and read, the lay, graved on the stone beneath yon aged thorn. अब वो देहाती उनकी तरफ, पोएट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगले दिन उसने उन्हें कफन में सजा हुआ देखा और जो दुखी गीत होते हैं उसके सहित उन्हें उनको चर्च की तरफ ले जाता हुआ देखा। और उसके बाद वो जो देहाती होता है वो किसी राहगीर को, जो आसपास कोई लोग जाता हुआ है, उसको इशारा करता है कब्र की तरफ, और वो कहता है क्योंकि आप पढ़ सकते हैं इसलिए पास आइए और ये छोटा सा गीत पढ़िए जो उस पुराने कांटेदार पेड़ के नीचे वाले पत्थर पर खुदा हुआ है। Then comes the epitaph. Here rests his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown. Fair signs frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. तो उनकी समाधि पे ये सब लिखा हुआ है। यहाँ धरती की गोद में पड़ा वह आराम कर रहा है। वह एक ऐसा नवयुवक था जो भाग्य और ख्याति से अपरिचित था, और जिसके परिवार में जन्म पर सरस्वती माँ ने भी अपने तेवर नहीं चढ़ाए, और जिसे उदासी ने पहचान लिया था वह उसका अपना है। इसका मतलब ये है कि जो कवि है वो अपने जीवन में हमेशा ही भाग्यहीन, अप्रसिद्ध, अशिक्षित और उदास रहे। Large was his bounty and his soul sincere. Heaven did a recompense as largely sent. He gave to misery all he had, a tear. He gained from heaven a friend. अब पोएट के बारे में लिखा हुआ है कि वो दिल के बहुत ही उदार थे और आत्मा के बहुत ही सच्चे थे, और इसीलिए ही भगवान ने उनके लिए बहुत बड़ा इनाम भेजा। उन्होंने अपना सब कुछ, जो केवल एक आंसू था, चिंता की देवी को समर्पित कर दिया था, और भगवान से उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो कि वो चाहते थे। उन्हें एक फ्रेंड चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। यहाँ पे वो जिस फ्रेंड की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो रिचर्ड वेस्ट है, जिनसे कि उनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी। फर्दर सीक हिज मैरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ब्रेड अबॉर्ड। There they alike in trembling hope repose, the bosom of his father and his God. और अब उनकी अच्छाइयों को या फिर उनकी कमज़ोरियों को टटोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब अब भगवान के सामने और उनके पिता के सामने है, और भगवान की दया प्राप्त करने की आशा में एक समान काँप रही हैं। So have we finished this poem? Thank you for watching and have a nice day.